Hello students, I am Siddharth, your social science teacher from BLS International School, Hathras. Students, I welcome you all in my 16th video lecture. This is the second part of the chapter, the Delhi Sultans. So, let's start it. Student, in my last video, we discussed about the Delhi Sultanate and we also talked about the first dynasty of this Sultanate, that was slave dynasty. Balban was the last ruler of this dynasty. When Balban died, the Turkish rule had been firmly established in Delhi, the Ganga Yamuna Doab, and the eastern Rajasthan. Balban's successors were, however, weak. Once again, the power of nobility prevailed. This time, the Khalji nobles captured the throne of Delhi in 1290. बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी गुलाम वंश की, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। उसका आखिरी रूलर रहा बलबन। जब बलबन की डेथ हुई तब तक तुर्किश साम्राज्य दिल्ली में, गंगा यमुना दोआब में और राजस्थान तक फैल चुका था। लेकिन बलबन के जो सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी, वो इतने कमजोर थे कि वे इस साम्राज्य को संभाल न सके और एक बार फिर नोबिलिटी की पावर रोज हुई, यानी कि नोबल्स फिर दोबारा पावर में आ गए, जिन्हें बलबन ने अपने समय में काफी कमजोर कर दिया था, यानी उनकी पावर्स को रिड्यूस कर दिया था। इस बार खलजी नोबल ने दिल्ली की सीट पर कब्जा कर लिया और वे वहां पर रूल करने लगे। The Khalji dynasty. The Khalji sultans ruled for 3 decades. They followed very ambitious and expansionist policies, but they were good administrators too and consolidated the huge empire and also expanded the field of economics and market control policies. बच्चों, गुलाम वंश के बाद यहाँ पर स्थापित हुआ खलजी वंश, खलजी डायनेस्टी। जो खलजी सुल्तान थे, इन्होंने करीब यहाँ पर 30 वर्षों 3 डिकेड्स तक रूल किया। इनकी जो पॉलिसीज थी वो काफी एम्बिशियस थी और एक्सपेंशनिस्ट मींस अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाली थी। ये लोग अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, इसलिए इन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को अच्छे से सुरक्षित कर लिया। इसके साथ साथ इन्होंने इकोनॉमिक्स और मार्केट पॉलिसीज को भी प्रमोट किया और उनमें काफी सुधार किए। इस वीडियो में हम बेसिकली खलजीज के जो अचीवमेंट्स हैं उन्हीं की बात करेंगे। Jalaluddin Feroz Khalji was the first ruler of the Khalji dynasty. He ruled between 1290 to 1296. Jalaluddin was not a strong ruler. He was tolerant and avoided harsh punishments. During his reign, the nobles enjoyed a powerful role. They hatched a conspiracy and finally killed him. After his death, his nephew Ali Gorshab succeeded him and was given the title Alauddin. तो बच्चों, खलजी वंश का पहला शासक जो गद्दी पर बैठा वो था जलालुद्दीन फिरोज खलजी। जलालुद्दीन बाय नेचर एक स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, यानी कि बहुत ज्यादा हार्श नहीं था अपने सब्जेक्ट्स के साथ। वे अक्सर कठोर पनिशमेंट देने से बचा करता था। उसके वक्त नॉबल्स फिर ज्यादा फ्री हो गए और उनका रोल काफी पावरफुल हो गया एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसके चलते उन नॉबल्स ने फिर दोबारा षड्यंत्र किया और जलालुद्दीन को मार दिया। उसकी मौत के बाद जो उसका नेफ्यू था अली गुरशाब, जिसे हम पॉपुलरली जानते हैं अलाउद्दीन के नाम से, उसने उसकी गद्दी को संभाला और इस साम्राज्य को कंटिन्यू किया। इन दिस स्लाइड स्टूडेंट वी विल टॉक अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। Alauddin Khilji ruled between 1296 to 1316, was a powerful ruler of this dynasty. He extended the boundaries of the Delhi Sultanate beyond the Vindhyas up to the Deccan. He is famous in history for his Deccan policy. Alauddin was a brilliant general and very capable administrator as well. Though himself quite illiterate, Alauddin Khilji was a great patron of art and literature. बच्चों, इस वंश का दूसरा शासक हुआ अलाउद्दीन खिलजी, जिसे कहते हैं कि वह इस वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। कहा जाता है कि उसने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिसका नाम दूर दूर देशों तक लोग जानते थे। उसने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को बढ़ाते हुए विंध्यास से लेकर दक्षिण तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। वह एक अच्छा जनरल था और काफी अच्छा एक प्रशासक भी। हालांकि वह खुद अनपढ़ था, लेकिन उसने आर्ट एंड लिटरेचर यानी कला और साहित्य को काफी हद तक प्रमोट किया। उसके दरबार में कई सारे बड़े बड़े विद्वान तथा कवि भी थे। अमीर खुसरो एंड शेख रुकनुद्दीन उसी के दरबारी कवि थे। एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। Alauddin planned and executed his expansionist designs in a way that he stood to gain strategically and economically. Next, he launched his famous ambitious campaign in the Deccan. For his campaign, he chose his famous general Malik Kafur, who was defeated the Yadavas of Devgiri and the Kakatiyas of Warangal in his early campaign.
बच्चों, इस स्लाइड में हम खलजी की साम्राज्य विस्तार नीति के बारे में पढ़ेंगे। तो खलजी ने अपनी नीतियों को इस तरह प्लान किया था कि वे सीधे सीधा उनका लाभ उठा सके। इन द वेस्ट, अलाउद्दीन ने गुजरात और मालवा को जीता, जिससे उसे वेस्टर्न सी पोर्ट पर कंट्रोल हासिल हो गया। इसके साथ साथ उसने रणथंभौर, चित्तौड़ और जालौर, जो कि राजस्थान में थे, उन्हें भी जीत लिया और उन सभी राजपूतों के किलों को कब्जे में कर लिया। दिल्ली सुल्तानों का हमेशा से एक सपना रहा था कि दक्षिण में अपना साम्राज्य स्थापित करना। तो अपने इस एम को पूरा करने के लिए उसने अपने फेमस जनरल, जो कि मलिक काफूर था, उसे चूज किया, जो कि खुद एक गुलाम था जिसे गुजरात से लाया गया था। मलिक काफूर ने देवगिरी के यादवों और वारंगल के ककतियास को हराकर उसे दक्षिण में जीत दिलवाई। इससे पहले किसी भी दिल्ली सुल्तान ने विंध्या पर्वतों को पार करते हुए अपना साम्राज्य स्थापित नहीं किया था। इससे पहले he carried away a lot of booty from the vanquished kingdoms. According to the accounts of Burning, Alauddin welcomed Malik Kafur at the Hall of Thousand Pillars at Siri Fort in Delhi. The defeated kingdoms were allowed to continue as rulers. They accepted suzerainty and paid tribute to Alauddin. बच्चों, ये जो जीत थी वो उसके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि जिन साम्राज्यों को उसने लूटा था वहाँ से उसे काफ़ी सारा खजाना मिला, जिसे हम कहते हैं वॉर बूटी। कहा जाता है कि जब मलिक काफूर अपनी इस विजय से लौटकर आया तो उसे वेलकम करने के लिए वह उसे एक दिल्ली में सीधी एक जगह है, वहाँ स्थित एक हॉल में मिला। ये मीटिंग मलिक काफूर का स्वागत करने के लिए थी, क्योंकि वे वहाँ 612 हाथी, करीब 20,000 घोड़े और एक काफ़ी बड़ी मात्रा में सोने और चांदी से भरे बक्सों को लेकर वापस आया था। उसने एक और अच्छी पॉलिसी शुरू की कि उसने हारे हुए राजाओं को वहाँ पर रूल करने की अनुमति दी थी, लेकिन इसके लिए उन्हें खलजी की अधीनता को स्वीकार करना था और उसके बदले उसे कुछ ट्रिब्यूट यानी एक राशि भी खलजी को एक नियत समय के दौरान यानी कि रिकॉर्डेड पीरियड के समय के लिए देनी पड़ती थी। रिफॉर्म्स इन द आर्मी। अलाउद्दीन खलजी हैड अ वेल इक्विप्ड, ट्रेन्ड, डिसिप्लिन्ड एंड मोटिवेटेड आर्मी. His army had more than 4,75,000 horsemen. The salary of each horseman was fixed at 234 tankas a year. The Sultan paid handsome and regular salaries to their soldier. He made arrangements for the training of the soldier. Moreover, Alauddin had special spies who informed him about each and every development. A full description of each soldier was also maintained. This was called Chehra. बच्चों, इस स्लाइड में हम जानेंगे कि उसने अपनी आर्मी में क्या क्या सुधार किए। अलाउद्दीन खलजी की जो आर्मी थी वो बिल्कुल आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थी, डिसिप्लिन थी और मोटिवेटेड थी। उसकी सेना में करीब 5 लाख घुड़सवार थे, जिनको सुल्तान अच्छी खासी सैलरी देता था। इसके साथ साथ वह उनके लिए कई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखता था, जिससे कि वह अच्छे से युद्ध नीतियों को समझ सकें और अपनी सेना को समय समय पर आधुनिक हथियारों से और शस्त्रों से तैयार भी रखता था। अलाउद्दीन चाहता था कि उसे हर एक जानकारी मिले कि उसके साम्राज्य में क्या चल रहा है, इसलिए उसने ऐसे कुछ गुप्तचर भी छोड़े हुए थे जो उसे राज्य में होने वाली हर एक छोटी बड़ी घटना से अवगत यानी इन्फॉर्म करते रहते थे। इसके साथ साथ उसने 2 सिस्टम शुरू किए। द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग द हॉर्सेस, दाग, यानी कि वे घोड़े के ऊपर एक चिन्ह बनाता था जिससे कोई भी व्यक्ति उसे चीट न कर सके। इसके अलावा हर एक सोल्जर का एक फुल डिस्क्रिप्शन उसके पास मौजूद रहता था, जिसे कहते थे चेहरा, जैसे कि आजकल हम लोगों के पास होता है आईडी कार्ड्स। यानी हम देख सकते हैं कि उस वक्त भी वह कितना एडवांस था अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। इकोनॉमिक मेजर्स ऑफ अलाउद्दीन खलजी। मंगोल इन्वेजन एंड इंटरनल रिवॉल्ट्स इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ लार्ज आर्मी. Alauddin Khilji gave orders to measure all the land which was under cultivation. The land was divided and land revenue fixed according to the fertility. He also began and audited the accounts of his officers. Alauddin Khilji fixed price for articles of food and enforced them rigorously. He also introduced a subsidized rationing system, especially in the times of scarcity. This system ensured that no one could hoard commodities or enjoy surplus when the poor went hungry. बच्चों, इस स्लाइड में हम जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति के लिए कि उसने अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या क्या किया। तो सबसे पहले तो उसने अपनी ज़मीनों को नपाया और उन्हें कैटेगराइज किया ज़मीन की फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग कि किस ज़मीन से कितना रेवेन्यू मिलता है। इसके अकॉर्डिंग उसने अलग अलग टैक्स स्लैब इस्टेब्लिश किए। उसने ये भी ध्यान रखा कि कहीं उसके नॉबल्स किसानों के ऊपर कोई अतिरिक्त कर ना लगा रहे हों। इसके साथ साथ वह अपने ऑफिसर्स के रिकॉर्ड्स को भी ऑडिट करता था। इट मीन्स
उनकी जांच पड़ताल करता रहता था कि कहीं उसमें कोई छेड़खानी या धोखेबाजी चीटिंग ना कर रहा हो। इसके साथ साथ उसने एक नीति बनाई, फिक्स प्राइस फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड, यानी जितनी भी खाने पीने की चीज़ थी या दूसरी चीज़ जैसे कि ग्रोसरी आइटम टू फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हॉर्सेस, स्लेव्स, कैप्स, शूज़, कॉम्स एंड इवन नीडल्स, सबका एक कीमत फिक्स की जिससे कोई उसे उससे अधिक कीमत में ना बेच सके। इस नीति को कहते हैं मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। इसके साथ साथ उसने एक सिस्टम शुरू किया जिसे कहते हैं सब्सिडाइज राशनिंग सिस्टम। इसमें क्या था, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, सूखा या कोई और नेचुरल कैलेमिटी आती थी तो उस वक्त जब फूड कम हो जाता था तो सरकार अपनी प्रजा को बहुत ही कम दामों में ये सब चीज़ें उपलब्ध कराती थी और उसमें भी कंडीशन थी कि कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ना खरीदेगा और ना ही स्टोर करेगा। तो बच्चों, इस सिस्टम का फ़ायदा ये हुआ कि इससे कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरता था, क्योंकि जो कमोडिटीज़ लिखा है इसमें वर्ड, कमोडिटीज़ होता है रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं, उनका अनावश्यक स्टोरेशन, यानी वे उन्हें अपने पास स्टोर नहीं कर सकते थे। The administrative, economic and military reforms of Alauddin Khilji clearly shows that the Sultan was not only a military genius but also an efficient administrator. War of succession broke out after Alauddin's death. Khusro Malik was the last Khalji ruler. Ghiyasuddin defeated him and started the Tughlaq dynasty. तो बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी की जो भी नीतियाँ थीं, चाहे वो प्रशासन से जुड़ी हों, चाहे वो अर्थव्यवस्था से या फिर उसकी सैन्य व्यवस्था से, सब दर्शाती हैं कि वे एक बहुत ही अच्छा सम्राट था। उसे हम कह सकते हैं मिलिट्री जीनियस। इसके साथ साथ एक वह सफल प्रशासक भी था, यानी कि जिसके फैसलों से जनता खुश रहती थी, वे उनका रेस्पेक्ट करती थी। लेकिन यहाँ भी क्या हुआ कि अलाउद्दीन ने अपना सक्सेसर को अनाउंस नहीं किया या फाइनलाइज नहीं किया। तो अलाउद्दीन की डेथ के बाद भी सेम जैसे कि पिछले वंशों में हुआ था, सक्सेशन की वॉर शुरू हो गई और हर एक व्यक्ति उसके बाद शासक बनना चाहता था जो कि उससे जुड़े हुए थे, उसके भाई या रिलेटिव्स। खुसरो मलिक आखिरी खलजी रूलर था जो कि गयासुद्दीन के द्वारा युद्ध में हरा दिया गया और उसके बाद से तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत हुई। इसमें हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जहाँ हर एक साम्राज्य ने अच्छा काम किया लेकिन उनके उत्तराधिकारी उनकी उन अचीवमेंट्स को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, जिसके चलते इन वंशों का दमन होता रहा। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने जाना खलजी वंश के बारे में, उसके सम्राटों के बारे में तथा उनकी आर्थिक, सैन्य एवं साम्राज्य विस्तार नीति के बारे में। जल्द ही मैं आपको अगले वंशों की डिटेल्स के साथ अपनी दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और खुद को सेफ रखें। धन्यवाद।